नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज मोदी जी लाल किले पर डंका बजाए हैं। आप गोदियों के स्क्रीन पर यही देखेंगे, यही पाएंगे। सुबह से शुरू हुआ था, अब वो रात तक बजेगा। कहने को डंका बजाते हैं और हालत डुगडुगी से भी बदतर है। अब हकीकत हम इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। डंका उनका नहीं था। मोदी आज लाल किले पर खूब लड़खड़ाए हैं, खूब लड़खड़ाए। हालांकि लड़खड़ाए पहली बार नहीं है। जब जब लड़खड़ाए हैं तब तब इन्हें गोदियों ने संभाला है। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और खड़ा किया। इस बार खड़ा करना मुश्किल है क्योंकि लाल किले पर लड़खड़ाए हैं। 60 सेकंड के करीब का वीडियो है और ये 60 सेकंड का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इतना वायरल वीडियो कोई नहीं है। एक्स पर मैं चेक करना शुरू किया तो आप स्क्रॉल करो तो हर दूसरा वीडियो यही है। हर आदमी ने लगा दिया है कि मोदी जी को देखो। भयंकर बेइज्जती, भयंकर बेइज्जती। और बेइज्जती सिर्फ वहीं पर नहीं हुई जहां 56 इंची मौजूद थे। वहां इनके जेब पर जो आज तिरंगा लगा हुआ था, वो तिरंगा हमने कार्यक्रम में लाइव में तो दिखाई दिया था, लेकिन आपको फिर दिखा देंगे ध्यान से। वो भारत के तिरंगे से कम मिलता जुलता है, आयरलैंड के झंडे से ज्यादा मिलता जुलता है। ये हमारे राष्ट्रवाद के प्रणेता, अग्रदूत, ध्वजावाहक नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हाल है। और छोड़िए, और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। वंदे मातरम में ये कर जा रहे हैं। झंडे में तो ब्लंडर है, ये वंदे मातरम में गलती। इन्हें वंदे मातरम पर कानून बनाए थे सब, और कानून बनाए थे और वो कहे वंदे मातरम पे कानून बनाया, अब हम विश्वगुरु बन गए, कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि कानून बन गया। अब कानून बन गया। वंदे मातरम कौन सा इनको चलाना है? वंदे मातरम में गलती कर दे रहे हैं। वंदे मातरम ये नहीं सही चला पा रहे हैं भाई। और कहा जो इनका मुख्यमंत्री और सबका मतलब मुख्य प्रोग्राम होता है, जहां प्रदेश अध्यक्ष होता है, ऐसे प्रोग्राम में बाद में आकर के माइक पर सफाई दे रहे हैं, गलती हो गई। अरे तो पहले ट्रेनिंग ले लिए होते, तब कानून बनाए होते। तुम्हारे लिए कानून नहीं है, गलती की हो क्या सजा होगी? अमित शाह से सवाल है, होगी सजा? तमाशा बना कर रखा है। और इसी में जब तमाशा ये बनाए हुए हैं तो जेनजी का रौद्र रूप भी आपको दिखा देंगे। लाइए हेमंत भाई, जोड़ लीजिए तुरंत। स्वागत है हेमंत भाई। लाओ भैया, सीधा मोदी जी चला दो। इसमें रिपीट भी हमने कई बार किया है कि एक बार में ना मजा आए दोबारा लीजिए, इसलिए सुनिए। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। हाँ, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे।
1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार था। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं था 2014 के पहले चलो सिर्फ 60,000 करोड़। हटा दो। ये 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, 1.5 लाख, ये आंकड़े जो लेके आते हैं उसमें भी क्या है। अच्छा, इस बार एक और गजब चीज हुई है, हेमंत भाई ने शायद ध्यान दिया होगा। टेलीप्रॉम्प्टर, कुछ लोग लिख रहे हैं टीपी नहीं था क्या। इस बार टेलीप्रॉम्प्टर भी था और सामने कागज भी था, दोनों था। तब ये हाल है। वो जो प्लान करने वाले हैं या लिखने वाले हैं उनको पता है मोदी जी की स्थिति, उनको पता है, तो वो धीरे धीरे मटेरियल मतलब सुख सुविधा संसाधन बढ़ा रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से खाली काम नहीं चल रहा है। तो टेलीप्रॉम्प्टर और सामने डेटा वगैरह, फिर वहां भी लिखा था कि गलती बार बार करोगे तो यहां से भी देख लेना आप। तब ये हाल है। और डेटा कैसे कैसे ला रहे हैं। 2009 में इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2009 में हम ही लोग हैं। 2009 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दुनिया में कितना, आप बता रहे हो। इंडिया में 1.5 लाख बिके थे, दुनिया में कितने बिके थे उस समय। दुनिया में बनते कितने थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कैसे बीच से उठाना, कितने बनते थे ये बता दो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन था इस दुनिया में, कितने कंपनीज थे जो इसमें कदम रखी थी। भारत में कोई एक कंपनी बता दो जरा। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल टाटा से लेकर महिंद्रा सब बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2009 में कौन बनाता था जरा बताना, ढूंढ करके। मोदी जी आप भी बता दो। मारुति फारुति सब आज बना रहे हैं। 2009 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल 1.5 लाख बिके, तो उस समय का उपलब्धि समझिएगा आप कि दुनिया में वो कहां से इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो 1.5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो होंगे शायद। मोदी जी को मुझे लगता है नहीं पता होगा, शायद वो होंगे जो कॉमनवेल्थ के लिए जो है तैयारी में यूपीए सरकार ने विदेशों से या बड़ी कंपनियों से या वोल्वो वगैरह से मंगाए होंगे। मुझे लगता है वही होंगे जो सरकारी खरीद हुई होगी। प्राइवेट खरीद में कोई कार और कोई गाड़ी इलेक्ट्रिकल 2009 में कल्पना किया था क्या। हमें तो पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रिकल कार आएगी कभी। हेमंत भाई, खैर इनके पहले लड़खड़ाने पर। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आज वैसे मुझे मोदी जी पे रहम आया, सही बताऊं। आप कई बार मेरे रहम शब्द पे बड़ी आपत्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे रहम आया। ये जो जेन जी है ना, इसने मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला दिया, आप माने चाहे मत माने। जिस तरीके से मोदी जी फंबल कर रहे थे रिपीटेडली, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देह भाषा भी थी, जो हाथ हिला रहे, जो पहली वीडियो आपने दिखाई ना, समय हमारा है, फला हमारा है, ये वो उस जेल नहीं कर रही थी उससे जो वो बोल रहे थे। तो एक बिना मतलब की आक्रामकता जिसको आप कहिएगा, तो वो चीज दिखाई दी मुझे कहीं ना कहीं। जो आज का अगर आप भाषण उसको देखेंगे तो कंप्लीटली जो उनका चेहरा था वो निस्तेज था एकदम, जिसको आप कहिए बिल्कुल चेहरा जिसको डाउन कहते हैं। देह भाषा जो थी वो लगभग हताश थी, और जो आवाज थी वो मुझे लगा जैसे वो हारी थकी जुझलाहट भरी आवाज नहीं होती, वो थी। और जो भाषण का कंटेंट था वो कंप्लीटली घिसा पिटा था। यहां पर खड़े होकर के, लाल किले पर खड़े होकर के, जब आप 12.25 साल से सत्ता में हो, क्या आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर देना चाहिए था। नंबर 1 कि हमने ये कर दिया है और ये हमारा विजन है अगले समय का, जो हमारा बाकी कार्यकाल। फिर वही 2047 का पोस्ट डेटेड चेक विकसित भारत, विकसित भारत की अवधारणा क्या है, पैरामीटर क्या है, वो तो कभी बता दो देश को। लेकिन मोदी जी की एक कृपा जरूर रही आज कि वो
आज उन्होंने अपना लाल किले पे चौथा सबसे छोटा भाषण दिया, 76 मिनट बोलने के। नहीं तो आपको पता है ना, वो 103 मिनट भी बोल चुके हैं, और ये कारनामा पिछले साल ही किया था। तो मोदी जी ने जो 2014 में भाषण दिया था वो 65 मिनट का था, 15 में 88 मिनट का था, 16 में 94 मिनट का था, 17 में 56 मिनट का था, 18 में 83 मिनट का था, 19 में 92 मिनट का था, 2020 में 90 मिनट का था, 21 में 88 मिनट का था, 2022 में 74 मिनट का था, 2023 में 90 मिनट का था, 24 में 98, 25 में 103 जैसा मैंने कहा, और आज 2026 में 76 मिनट का था। तो मोदी जी ने जो आज भाषण दिया आशीष भाई, मुझे तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि हिले हुए से, जब आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वरना हम तो देखिए, एक चीज मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूं, मैं मोदी जी का आपको बताया सबसे बड़ा फैन हूं, जिस तरीके से वो अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आपके दोनों तरफ मैं लगाता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर, आप पढ़ के दिखाइए मुझे 4 लाइन। हम पढ़ ही नहीं सकते, हमारी तो अंदर से बोलने की आदत, ठीक है ना? सामने नहीं आप पढ़ पाएंगे हम। हाँ। आप तो टीवी के भी आदमी हो। हाँ। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि सामने कुछ कागज रख लूं, और नहीं पढ़ पाता, मैं जो अंदर है वही बोल पाता हूं। मोदी जी ने इस एज में जाकर के इस पूरे काम को कितना चैंपियन कर लिया है। दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं, और आई मूवमेंट आपको लगता है कि वो स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, वो पढ़ रहे होते हैं उधर से और उधर से, और आंखें कैसे जेल करते हैं उसके साथ। और फिर भी कमी रह जाए तो जैसा आपने कहा, सावधानी वश आज उनको मैनुअल भी कागज दिए गए थे, टेक्स्ट था उनके पास पूरा, उसके बावजूद भी वो फंबल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का प्रेशर है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि मौका ऐसा है, और आपने फिर पकड़ लिया उनको। जितना वो फंबल किए आज, वो वास्तव में मोदी जी के लिए नहीं, उनके भक्तों के लिए चिंता की बात है। ये तो सारे देश को पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल पाते, पर्ची के बिना नहीं बोल पाते, हिज एक्सीलेंसी भी पर्ची से पढ़ते हैं, लेकिन कागज और टेलीप्रॉम्प्टर दोनों होने के बाद फिर फंबल करना। हालांकि वो कंट्रोल करके अपने आप को उस तरीके से, बहुत लोग उसको ऑब्जर्व भी शायद ना कर पाए, उनको इतना माइन्यूटली कोई देखता नहीं। और मेरी तो सही मायने में बात, तो मैंने तो भाषण सुनना ही बंद कर रखा है मोदी जी को, क्योंकि उसमें नया कुछ होना ही नहीं। उसमें 4 विपक्ष को गालियां होती हैं, विपक्ष की नाकामियां होती हैं, अपनी आत्ममुक्ता होती है, उसमें कहीं ना कहीं फिर दिमागी नक्सली टाइप का एक तड़का लगा दिया जाता है। कल्पना कीजिए आप, लाल किले पर देश का आजादी का 80वां पर्व है, और आप क्या बात करें। मुझे तो बहुत बौद्धिक दिवालिया पर नजर आया जिसने भी ये भाषण दिया। आपने अर्बन नक्सल की परिभाषा बता दी, होम मिनिस्टर से बाकायदा आरटीआई लगाई गई कि साहब ये अर्बन नक्सल क्या होता है जरा बताइए। तो उनका कैसा कोई शब्द हमारे यहां नहीं होता। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग पूछा गया, फिर खान मार्केट गैंग पूछा गया, सारी आरटीआई लगी है बाकायदा। ये केवल और केवल विभाजनकारी एजेंडा है कि जो आपसे सवाल पूछ ले। देखिए, मोदी जी ने आज वहां हिंदू मुस्लिम नहीं किया तो ये कर दिया, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार से सवाल पूछ ले, जो भी आंदोलन करते, आज उन्होंने जान पूछ करके इसको दिमागी नक्सली शब्द प्रयोग किया कि जो सवाल पूछ सकता है वो सबसे बड़ा खतरा है। इनको तो समाज वो बनाना ना, सवाल मुक्त भारत बनाना, और जवाब मुक्त ऑलरेडी कर ही रखा है। तो सवाल करते हैं तो आंदोलन हो जाते हैं। आज मोदी जी की जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज फार बिलो हिज ओन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या है? चाहे टेलीप्रॉम्प्टर से ही पढ़ना हो, चाहे पर्ची से ही पढ़ना हो, और जो फंबलिंग बार बार हो रही थी, और कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी भी साफ दिखाई दी, उसके अंदर विजन की कमी भी दिखाई दी। और हकीकत यह है कि जिन भी लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं भरा हुआ, शाखा वाली बुद्धि नहीं भरी हुई, कुंठा नहीं भरी हुई, जिनके दिमाग में भी सांप्रदायिक जहर नहीं भरा हुआ, जो दंगाई नहीं है, उनके लिए महामानव ने यह टर्म इजाद की आज, जिसको इन्होंने दिमागी नक्सल कहा। यानी कि जो इनकी तरह नहीं सोचते वो सब नक्सल है। ऐसी बात एक देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से शोभा देती है नहीं, और इसके कितने खतरनाक ओवरटोन से, ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। इसको इतना हल्के से बिल्कुल मत ले। ये बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोला है ना, उसकी परिभाषा नहीं बताई। पहले वो इसी तरह की, जैसे मैंने कहा कि अर्बन नक्सल बोला करते, अब दिमागी नक्सल है। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर संकेत दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो सत्ता प्रतिष्ठान आपका है आज की तारीख में मोदी जी का, उसके अंदर कहीं असुरक्षा भाव को भी दिखाता है कि वो सत्ता प्रतिष्ठान हिला हुआ है, चाहे वो जैन जी के कारण हिला हो,
चाहे वो ओवरऑल परिस्थितियों के कारण खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां उसके कारण हिला हुआ हो। लेकिन मोदी जी की जो नाकामियां उनकी सरकार की हर फ्रंट पे रही है, ये उसको दर्शाता है कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके के शब्द ऐसे पवित्र अवसर पर लेकर के आना घोर निंदनीय है, इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड। और मोदी जी ने बड़ी शान से कहा, उसको भक्त उसको अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये एक नया लो है, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, जो उन्होंने नक्सली लो कहा। जी चलिए जरा तिरंगा वाला दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए तिरंगा, मोदी जी का तिरंगा। पवन खेड़ा ने भी लगाया, लगता है साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है, या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, आयरलैंड का झंडा है और ये भारत का झंडा है। अब जरा मोदी जी दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। ये फोटो हमने सबसे पहले दिखाई थी, लेकिन फिर देख लीजिए, देखिए आप। अब हालांकि इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी जस्टिफाई कर देंगे कि इससे राष्ट्रवाद ज्यादा तीखा हो जाएगा, नोकदार हो जाएगा, कुछ जस्टिफाई कर दें, लेकिन आप कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ ना करें तो बेहतर है, कुछ से ना करें तो बेहतर है। अब वंदे मातरम पर हम आ जाते हैं। वंदे मातरम जरा उसमें सुनवा दीजिए, अध्यक्ष जी को सुनवा दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको सुनवाइए। वंदे मातरम गलत चला था, वो हम गलत तो हम नहीं चलाएंगे, हम सुनवा दे रहे हैं। चलिए, हाँ ये चल रहा है वंदे मातरम, अब ये हम नहीं सुनवाएंगे। देख रहे वंदे मातरम लगाना हाँ। चाहिए था, वो नहीं होकर के एक वंदे मातरम जिसको एक अलग टाइप का गीत होता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसको गीत उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहिए। माफी हेमंत भाई, त्रुटि हो गई, माफी। इनकी त्रुटि काहे माफ होगी भाई, अभी तो कानून बनाए थे, इनकी त्रुटि काहे माफ होगी? ये त्रुटि आपकी तो माफ नहीं होगी, हमारी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ये कानून हमारे लिए बने, इनके लिए कानून थोड़ी है, ये तो कानून के निर्माता है। ये राजा है भाई, हम प्रजा हैं, आप ये भेद क्यों नहीं समझ पाते? कानून तो हम जैसे लोगों के लिए है, जिनका कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है, तो उसको जब चाय लपेट देगी उसके लिए, वो तो हमारे लिए बनाया गया ना। ये तो कुछ भी करे, तिरंगा उल्टा लगाएं, सीधा लगाएं, उसमें जेब पे कुछ भी करें, चलाएं ना चलाएं, ये तो इनके लिए तो सामान्य चीज है। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं, इनका पूरा राष्ट्रवाद सारे देश के सामने आ रहा है लगातार। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकालना, फला यात्रा निकालना। और जब मोहन भागवत से पूछा कि तिरंगा आपने 52 साल क्यों नहीं बनाया और फहराया, तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था, आपको ध्यान होगा। ऐसा हो गया था, सारे सन गलत, सारे रेफरेंसेस गलत, लेकिन वो जुटे पड़े थे। तो उन्हीं के चले हैं ये सारे। ये कुछ भी करते हैं, इनसे तो गलती होगी, माफी होगी, ठीक है, माफी ना भी मांगे तो अभी आप क्या कर लोगे इनका? वहां इतना बड़ा कांड हो गया उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस के अध्यक्ष वाला जो था, जिस तरीके से शुद्धिकरण किया, क्या दिखा उसमें अंदर? आपने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, कुछ हुआ उसमें उल्टा खड़गे सब पीछे पड़े हैं, बेशरम। हाँ। कि खड़गे की भाषा मोदी के लिए, अरे मोदी है कौन भाई? मोदी के लिए ऐसी भाषा, मोदी के लिए ऐसी भाषा, मोदी सबको गरियाएगा और मोदी के लिए ऐसी, ये मैं बहुत मुझे आपत्ति है। मोदी ना हुआ क्या बना दिया मोदी के लिए? आप किसी के कदम रखने पर घर धुलवा दोगे हेमंत भाई? मोदी जी का शब्द उनके उसकी शान में एक भी शब्द कहना वो ईश निंदा के समान। आशीष भाई, आप समझ ही नहीं रहे अब भी। मोदी जी को अगर आप एक भी शब्द कहोगे तो फिर उसका कैसे रेसिप्रोकेट किया जाएगा, उसकी ये एक शर्मनाक वानगी है। अच्छा, एक क्या आप सोचते हैं, खड़गे साहब मोदी जी की प्रशंसा करने गए थे वहां पे? विपक्ष का नेता राज्यसभा में मोदी जी की प्रशंसा करेगा वहां के, मोदी जी ने अद्भुत काम किया है, कमाल के वक्त है, वो पर्ची से एक्सीलेंसी पढ़ते हैं, ये करें क्या? जो तथ्य है उन्हीं के बेस पे सियासी तकरीर होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो? लेकिन उसके बाद आप शुद्धिकरण करोगे और फिर जस्टिफाई करोगे उस चीज को, तो ये अपने आप में समाज को जो विघटनकारी, जो वर्टिकल डिवीजन की जो हम बात करते हैं, ये वो चीज है। और कहीं भी देख लीजिएगा, वही चीज अगर मोदी जी के साथ कर दी गई होती तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। जैसे खड़गे के बाद शुद्धिकरण किया गया, अगर कोई इस तरह की चीज मोदी के साथ कर दे तो क्या हो पूरे देश के स्तर पे? एक फजूल आदमी बिहार में कोई गाली गलौज करके चला गया, मंच पे कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, पूरा बिहार बंद करवा दिया भाई चुनाव में, तो मोदी जी की माता जी को गाली दी। आप सोचिए। और मोदी जी का तो सदा से ये जो विक्टिम कार्ड है
मोदी जी का तो आभूषण है वो। मोदी जी तो बिना विक्टिम कार्ड के खेल ही नहीं सकते, तो हमेशा करते हैं वो। लेकिन इनके चेलों को अब ये बात समझनी होगी कि वो डर वाली बात शिफ्ट होगी। ये जो जेन जी थी, जेन अल्फा थी, उसने डर निकाल के देश का और वो शिफ्ट कर दिया सत्ता प्रतिष्ठान में। और वो जो मोदी जी की फमलिंग हो रही है ना, और जो पूरे का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम बैकफुट पे आपको दिखाई दे रहा है, वो ऐसे नहीं है, उसके ठोस कारण है। कभी आपने सुना कि इस देश के अंदर पूरा सेशन चला गया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आए, या एक वाक्य ना बोले हो, या एक शब्द ना बोले हो? ये क्या है? ये तो वो कहा करते एक अकेला सब प्रभारी। क्या हो गया संसद के बाहर बता देते, वो भी नहीं बताया। और कल क्या कहा रिजिजू ने, कमाल ही कर दिया, आने वाले दिनों की इशारा आपको कर दिया पहले, आप शायद मिस कर गए उसको। कल शाम को रिजिजू ने एक बाइट दी और वही बात उसने वहां कह दी कि पैलेट गन चलाई नहीं गई वहां पे। और आरटीआई में जानकारी क्या आ गई ये बार कि कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे जिनको पैलेट के वो लगे थे। अरे आप छोड़ो, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पैलेट गन है किस लिए, चलाएंगे नहीं तो। अब बताओ दिया क्यों गया है? नहीं तो केरल वाले ने भी तो कहा था। केरल वाले ने क्या कहा था? हाँ। जो केरल का जो आरएसएस वाला था, हाँ वो तो कहा था कि घेर करके भून देते। हाँ। जो इनका जो मातृ संगठन एनजीओ है वो तो इनको यही सिखाता है। लेकिन चूंकि विपक्ष में रहो तो ये सब बकवास कर सकते हो, सत्ता में रहने के बाद जब ये बकवास करता है आदमी, तो उसकी वो कहीं ना कहीं जो अंदर असुरक्षा भाव है वो दिखाता है। और फिर मर्दगानी भी दिखाई है कि ये कर दो और वो कर दो। किया है तो फिर आके जवाब दो ना, किस लिए है तो जवाब दे दो आके एक बार। आपको हेमंत भाई, मैं एक जेनजी की क्लिप, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत अपडेट आ भी रही और कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ ही कुछ निकाल रहा था। एक जेनजी की एक बच्ची है, वो आज इंडिपेंडेंस डे पे उसने स्पीच दी, उसकी एक क्लिप है, ये जरूर सुनिए, बड़ी मतलब खोज के मैंने निकाला है, जरूर सुनिएगा। चलाओ भैया। ये जो नया साल होगा हमारे इंडिपेंडेंस का, ये सिर्फ एक तारीख नहीं होगा कैलेंडर में, ये इस चीज का प्रमाण होगा कि जब हिंदुस्तान में सत्ता में बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जब संसद भूल जाती है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो सड़कें याद दिलाती है उसे कि लोकतंत्र क्या होता है। वापस इस देश को याद आ गया है कि 1947 की लड़ाई जिस संघर्ष से जीती गई थी, उस संघर्ष का जज्बा क्या था, उस संघर्ष में सॉलिडारिटी कैसी दिखती थी। और आज पूरे देश भर में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अलग अलग शहरों में इस देश का नौजवान वापस उस 1947 की लड़ाई को दोहराएगा और एक नए भारत का निर्माण करेगा। वो नफरत की आग जिसमें झुलस रहा है हिंदुस्तान, उस झुलसे हुए हिंदुस्तान की राख को समेट करके एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे हम यहां पे। झुलसे हुए हिंदुस्तान की राख को समेटकर हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, ये समझ लीजिए। इसीलिए रामदेव भागवत सबका ज्ञान जो आ रहा है इसीलिए आ रहा है। और मोदी जी आज जो लाल किले से गलगोटिया वाला 1 करोड़ जेन जी को ट्रेनिंग देंगे एआई, कौन से एआई? गलगोटिया वाला नहीं, वो कावड़ वाले। और मोदी जी की जेन जी तो वही है। हाँ, वो जो कावड़ वाले थे, जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो नशा करके घाट पे बेहोश पड़े थे, जो सुबह से शाम तक बजरंग दल के नाम पर ये जेन जी के साथ दिल्ली में क्या कर रहे थे, गाड़ी गलौज कर रहे थे गाड़ी में बैठ के। मोदी जी की जेन जी वो है। और अगर ऐसे एआई वाले होते ना, तो 1 साल की ट्रेनिंग देने से एआई में चैंपियन नहीं हो जाओगे। उसके लिए तो द लीडरशिप हैज टू हैज ए विजन। आपको याद होगा राजीव गांधी के समय में सॉफ्टवेयर में कैसे हम दुनिया की सुपर पावर बने, क्योंकि विजन था लीडरशिप का। उसकी आज तक भारत खा रहा है, उस जो सॉफ्टवेयर पावर की। और अब जब एआई का जमाना आया तो आप ना 3 में है, 13 में, और उसके बाद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति में है। एआई सबमिट कर दिया। एआई सबमिट कौन करता है? एआई सबमिट वो करेगा जिसने एआई के अंदर नए नए इनोवेशंस किए हों। तो वहां तो आपने कुछ नहीं किया, तो पूरी दुनिया की कंपनियों को बुला लिया और उनको वाईफाई देने से मना कर दिया। वहां ये एआई सबमिट था मोदी जी का। देखा नहीं आपने? किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किलोमीटरों तक पैदल चलो, ये तो सारी व्यवस्था थी वहां पे। किस तरीके की स्क्रूटनी थी। और हिंदुस्तान का एक प्रोडक्ट दिखाया, वो पता लगा चाइनीज था, गलगोटिया वाला जिसके आप जिक्र कर रहे हो। तो एआई में तो कोई आप ना कहीं नहीं हो भाई।
लेकिन मोदी जी को नया वहां बताया तो था एआई, हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही एआई बोलता है। मोदी जी की तो ये एआई है, आप ना समझो तो अब आपका कसूर है, उनका तो है नहीं। वो तो वही समझते हैं एआई का मतलब, जो बच्चा पैदा होते ही। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कह रहे थे भाई, जैसे 2+6 आपको पहली बार बताया मोदी जी ने कि 2+6 8 होता है, पता था आपको? सच्ची बताइए, पता था? नहीं ना, 7+8 1 का पता था ना, हमको कुछ नहीं पता था। गंगा जाने, हम कसम खा लेंगे अगर ऐसी बात होगी मोदी जी के लिए तो। और कनाडा में जिस तरीके से बताया 2AB, इंडिया कनाडा, पूरी दुनिया हंसती है भाई साहब। यार ये इस इवेंट बाजी नारेबाजी से बाहर। आज फिर कह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे। आपको मैं आंकड़े दूंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे। आज पता है क्या कह रहे थे इस वहां पर, कि दुनिया की सबसे ज्यादा तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में हम, और हकीकत पता है क्या है, कि दुनिया की सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमीज में से नंबर 2 पे है। यहां लाके खड़ा किए 12% चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक। इट इज लेस देन 6%। अरे एक्चुअल गुरुजी, एक्चुअल पे अगर सब लोग आ जाए ना, हम लोग एक्चुअल पे आईएमएफ इंडिया के डेटा पे 6% मत बोला करो, मैं इसलिए कई बार बीच में कहता हूँ दर्शक हमारे मान जाएंगे। आईएमएफ इंडिया के डेटा पे, आईएमएफ को भरोसा नहीं है। इंडिया के डेटा को किस कैटेगरी में रखा था आईएमएफ ने? याद होगा, हमने आपने प्रोग्राम किया था। अगर एक्चुअल डेटा, रिलायबल डेटा आ जाए तो पता नहीं 3% निकलेगा कि 3.25% निकलेगा। भाई साहब, हाल में एक आर्थिक सलाहकार थे मोदी जी के प्रिय, नाम लेना ठीक नहीं, अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखते हैं अब भी। उन्होंने लिखा, हमने शो किया था उसके ऊपर मैंने रात में, उन्होंने लिखा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का दावा नहीं कर सकता, और वह फ्रेजाइल 2 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत से ऊपर केवल तुर्की है। और लाल किले पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो यार, लाल किले पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। दिमागी नक्सली, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु, विकसित भारत। अरे यार बहुत हो गए नारे भाई, 12.25 साल हो गए गुरुजी। अब तो कुछ डिलीवरी की बात कर लो, अब तो कुछ विजन की बात कर लो, अब तो जो देश के सामने खतरे खड़े उनका जिक्र कर लो। जो यहाँ पर लाल किले की प्राचीर पे जो प्रधानमंत्री पारंपरिक तौर पे बोलते आए ना, वो देश का विजन डॉक्यूमेंट होता है, वो देश की पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। क्या कहा है मोदी जी ने, बता दो जरा ढूंढ के मुझे 76 मिनट में। देश का ब्लाइंड डॉक्यूमेंट, मोदी देश का ब्लाइंड डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। विजन डॉक्यूमेंट नहीं, ब्लाइंड डॉक्यूमेंट होता है। आज ही मैंने बताया था, छोड़िए इतना तो करना। इसी जुलाई में भारत का पता है रिकॉर्ड बना है, जुलाई में आपका इकोनॉमी रिकॉर्ड। 1 महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा भारत का, वो 32 बिलियन डॉलर, 31.98, उसको हम 32 ही कह रहे हैं, 31.98, 32 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है सिर्फ जुलाई का। इस हिसाब से 400 बिलियन डॉलर का होगा, और अभी 500 बिलियन डॉलर अमेरिका से खरीदोगे तो सोच लो, दुनिया की इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होगी जो जिसका ट्रेड डेफिसिट पता चलेगा ट्रिलियन में पहुंच गया। ट्रिलियन पहुंचाना चाहते हैं ना, ये ट्रेड डेफिसिट ट्रिलियन पहुंचा देंगे। उस दिन पता है क्या होगा? उस दिन केले खेती शुरू करिए, केले पत्ता बांध के घूमना पड़ेगा, बस इतना मान लीजिए। हमको इजाजत दीजिए अभी। और आज हमने पॉलिटिकल बाइट कोई नहीं सुनवाई है, इस कार्यक्रम के आखिर में आप सुन लीजिए थोड़ा 2-4 पॉलिटिकल बाइट्स। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Everybody is a Naxal. What do you mean by that? So first he should describe this phrase. What is Dimagi Naxal? He has painted with same brush all people who are educated in this country. All those who think, all those who raise voices, all those who try to speak against government, he has called them Naxal. I think these kind of words should not be used from the Red Fort, because it's for the entire country. He has also said that women reservation bill has become... Women reservation is already passed. If he wants to implement, he can implement. But actually, he's not talking about women reservation. Actually, in the garb of women reservation bill, he wants delimitation. ये लफाजी करते रहते हैं। पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा।
तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। सर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 1947 में नरेंद्र मोदी या सरदार पटेल पीएम होते तो पार्टीशन के बाद इंडिया को इतना नुकसान। भगवान ने बचा लिया देश को, भगवान ने उस वक्त तो देश को बचा लिया, अब इस देश को भगवान कब बचाएगा हम उसी की इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। वंदे मातरम वाला जो देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद